जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक, ताकत और विरासत की दुनिया में पैदा हुए थे। उनका जन्म 1483 में फरगना में हुआ था, जो आज के उज्बेकिस्तान का एक हिस्सा है। उनका खानदान उन्हें एशियाई इतिहास के दो सबसे ताकतवर शख्सियतों से जोड़ता था। अपने पिता की तरफ से वह तैमूर के वंशज थे, जो एक क्रूर विजेता थे और जिन्होंने कभी एक विशाल साम्राज्य पर राज किया था। अपनी मां की तरफ से वह चंगेज खान के वंशज थे, जो मंगोल साम्राज्य के संस्थापक और अपनी सैन्य कौशल के लिए एक किंवदंती थे। इस दोहरी विरासत ने बाबर में भाग्य की भावना पैदा की। वह केवल फरगना पर राज करने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह अपना खुद का साम्राज्य बनाने का सपना देखा था। हालांकि उनका शुरुआती जीवन आसान नहीं था। उन्हें 11 साल की छोटी उम्र में फरगना की गद्दी मिली। शुरुआत से ही चुनौतियों और विश्वासघात का सामना करना पड़ा। बाबर का शुरुआती शासनकाल अस्थिरता और संघर्ष से भरा था। उनकी कम उम्र ने उन्हें महत्वाकांक्षी रिश्तेदारों और प्रतिद्वंद्वियों का निशाना बनाया। उन्होंने समरकंद को नियंत्रित करने के लिए लड़ाई लड़ी, जो मध्य एशिया में रणनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व वाला शहर था। बदलते गठबंधनों और लगातार विरोध के कारण उन्होंने इसे कई बार जीता, केवल इसे फिर से खोने के लिए। इन शुरुआती अनुभवों ने बाबर के चरित्र को आकार दिया। उन्होंने उनमें लचीलापन, अनुकूलनशीलता और एक गहरी रणनीतिक सोच पैदा की। उन्होंने कूटनीति के महत्व, गठबंधनों की चंचल प्रकृति और युद्ध की क्रूर वास्तविकताओं को सीखा। उनकी असफलताओं ने उनकी सफलताओं की तरह उन्हें बहुमूल्य सबक सिखाए, जो उनके बाद की विजयों में महत्वपूर्ण साबित होंगे। 1504 तक मध्य एशिया में वर्षों के संघर्ष के बाद बाबर ने अपना ध्यान दक्षिण की ओर, भारत की ओर लगाया। दिल्ली सल्तनत, जो कभी एक शक्तिशाली शक्ति थी, अब कमजोर और विभाजित थी। बाबर ने इस समृद्ध और उपजाऊ भूमि में अपना साम्राज्य स्थापित करने का अवसर देखा। उन्होंने पहले काबुल पर विजय प्राप्त की, जिसने उन्हें अपने भविष्य के अभियानों के लिए एक रणनीतिक आधार प्रदान किया। बाबर की सैन्य सफलता बारूद और तोपखाने के उनके नए उपयोग से उपजी थी। उन्होंने ऑटोमनों से सीखा था, जो बारूद युद्ध के उस्ताद थे, और अपनी सैन्य रणनीति में उनकी रणनीति को शामिल किया था। इसने उन्हें अपने भारतीय विरोधियों पर एक निर्णायक बढ़त दी, जो अभी भी बड़े पैमाने पर पारंपरिक युद्ध विधियों पर निर्भर थे। 1526 में बाबर एक सुसज्जित सेना के साथ भारत में आया। पानीपत के पहले युद्ध में उनका सामना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से हुआ। यह लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। बाबर की बेहतर रणनीति, तोपखाने के प्रभावी उपयोग के साथ लोदी सेना को नष्ट कर दिया। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया, जिसने लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत के अंत का प्रतीक था। पानीपत में बाबर की जीत ने मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, एक राजवंश जो अगले 3 शताब्दियों तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन करेगा। भाग 5, गद्दी को सुरक्षित करना। पानीपत के बाद की लड़ाइयां। पानीपत में बाबर की जीत ने उन्हें भारत का निर्विवाद शासक नहीं बनाया। उन्हें राजपूत शासकों और अफगान सरदारों सहित विभिन्न वर्गों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाबर ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, जिनमें 1527 में एक शक्तिशाली राजपूत राजा राणा सांगा के खिलाफ खानवा का युद्ध भी शामिल है। इन लड़ाइयों में बाबर की सैन्य प्रतिभा फिर से प्रदर्शित हुई। उन्होंने नवीन रणनीति का इस्तेमाल किया, जैसे तुलुघमा, एक फ्लैंकिंग युद्धाभ्यास जिसने अपने दुश्मनों को घेर लिया और फंसा लिया। उनकी जीत ने उत्तर भारत में उनकी स्थिति को सुरक्षित कर लिया और मुगलों को इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। भाग 6, मुगल नींव, प्रशासन और सुधार। बाबर केवल एक विजेता नहीं था, वह एक चतुर प्रशासक भी था। वह समझता था कि एक स्थिर और कुशल प्रशासन के बिना सैन्य जीत व्यर्थ है। उसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई सुधार लागू किए। उन्होंने भूमि उत्पादकता के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के आधार पर एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की। उन्होंने कला और संस्कृति का भी संरक्षण किया। सांस्कृतिक समन्वयवाद की मुगल परंपरा के लिए नींव रखी। उन्होंने बगीचों और महलों के निर्माण का काम शुरू किया। फारसी और भारतीय स्थापत्य शैलियों का मिश्रण किया। उन्होंने कलाकारों, कवियों और बुद्धिजीवियों को अपने दरबार में आकर्षित करते हुए सीखने और छात्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया।
भाग 7 युद्ध के मैदान से परे बाबर का सांस्कृतिक योगदान। बाबर कई प्रतिभाओं का धनी था। वह एक कुशल कवि, प्रकृति के गहरे प्रेक्षक और एक प्रतिभाशाली लेखक थे। उनकी आत्मकथा बाबरनामा एक साहित्यिक कृति मानी जाती है। चगताई तुर्किक उनकी मूल भाषा में लिखी गई। बाबरनामा उनके जीवन, विचारों और अनुभवों का एक विशद और व्यावहारिक विवरण प्रदान करती है। बाबरनामा केवल एक व्यक्तिगत संस्मरण से कहीं अधिक है। यह एक बहुमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज है जो उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह बाबर के व्यक्तित्व को भी प्रकट करता है, उसका साहस, उसकी महत्वाकांक्षा, अपने परिवार के प्रति उसका प्यार और सभी रूपों में सुंदरता के लिए उसकी गहरी प्रशंसा। भाग 8 अंतिम दिन और उत्तराधिकार। भारत में बाबर का शासनकाल अल्पकालिक था। 45 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का सही कारण अनिश्चित है, लेकिन माना जाता है कि यह बीमारी से हुई थी। भारत में अपेक्षाकृत कम समय के बावजूद उन्होंने उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा हुमायूं बना, जिसे कई चुनौतियों का सामना करने वाला एक नवोदित साम्राज्य विरासत में मिला। हुमायूं को परीक्षणों और क्लेशों के अपने हिस्से का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह अंततः मुगल साम्राज्य को मजबूत करेगा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के लिए आधार तैयार करेगा, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। भाग 9 बाबर की स्थायी विरासत। बाबर की विरासत बहुआयामी है। वह एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, एक चतुर प्रशासक और कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। उनके वंशज मुगल सम्राट सदियों तक भारत पर शासन करेंगे। कला, वास्तुकला, साहित्य और प्रशासन की एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ जाएंगे। बाबर के अपने लेखन, विशेष रूप से बाबरनामा, उनके जीवन और समय में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते रहते हैं। उनकी कहानी मानवीय महत्वाकांक्षा, लचीलापन और विरासत की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। वह 2 विरासतों का राजकुमार था और भारत में उसने इतिहास में अपना स्थान बनाया।